नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस खास बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 26 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसके तहत 15 ईसी मेंबर के साथ साथ डूटा के प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव होना है। तो इस पूरी जो श्रृंखला है उसमें हमने डूटा के जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनसे बात की, और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है डॉक्टर BS दीक्षित जो कि डूटा एग्जीक्यूटिव का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात करने जा रहे हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ शिक्षकों से कहना चाहते हैं और क्या जो है उन्होंने पिछले टर्म में किया है जिसके आधार पर वो अब आपसे वोट मांगेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर BS दीक्षित से, जो कि तो हम सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहला सवाल जो लेते हैं कि आपने पिछले टर्म में डूटा एग्जीक्यूटिव रहते हुए ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके आधार पर आप इस इलेक्शन में जो है शिक्षकों से फिर से वोटिंग के लिए कहने जा रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट करें। और मैं डूटा एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे लड़ा था और जनता ने जो है जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्होंने पूरा भरपूर समर्थन दिया और मैं चुना गया। और मेरी एक आदत है कि मैं डूटा जो रिजोल्यूशन है, जो भी चाहे वन टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन के का रेगुलेशन था या जो भी रिजोल्यूशन डूटा का होता है, मैं एक डूटा के लिए समर्पित जो है कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और हमेशा डूटा के जो भी रिजोल्यूशंस होते हैं मैं पूरी तरीके से उससे बाइंड रहता हूँ और सारे एक्शन प्रोग्राम्स जो डूटा के थे उन पे मैंने भाग लिया। और इवन मेरी बहुत जब तबीयत ख़राब थी बीच में कोविड पीरियड में, उसके बावजूद भी जो है मैंने सारे एक्शन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसके अलावा देखिए, मेरा ये मानना है कि टीचर्स की जो छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, जैसे उनकी फिक्सेशन की प्रॉब्लम है या जैसे प्रमोशन फॉर्म्स को भरते समय मदद करने की है, तो इस तरीके से बहुत सारी टीचर्स की छोटी छोटी समस्याएं हैं। पेंशन के मामले में किसी टीचर को जो है हेल्प करना है, तो इस तरीके की मैंने बहुत छोटी छोटी मदद अपने साथियों की जो है की है। और उसके अलावा डूटा का जो भी हमारा जो है GBM का रिजोल्यूशन रहा हो, चाहे वन टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन रहा हो, चाहे NEP के खिलाफ जो है विरोध का रहा हो, उसके रिग्रेसिव प्रोविजंस के खिलाफ जो विरोध कर रहा हो, मैं पूरी तरीके से डूटा के साथ रहा हूं और हर एक्शन प्रोग्राम्स में भाग लिया। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हैं, यहाँ पर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ के चुनाव से पूरे भारत के शिक्षक जो हैं प्रभावित रहते हैं, लेकिन कुछ समय से ये डूटा पर आरोप रहा है कि वो उस तरीके से सक्रियता से काम नहीं कर रही है जैसा कि पहले के वर्षों में रहा है, जिसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षकों की समस्या बढ़ गई है। इस तरीके का आरोप रहा, इस पर क्या कहें? देखिए, मैं इन तरीके के आरोपों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डूटा एक सतरंगी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग डूटा एग्जीक्यूटिव बनकर आते हैं। और जो भी रिजोल्यूशन वगैरह पास होता है वो चाहे यूनानिमस हो चाहे बाई मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू होता है। और उन रिजोल्यूशन के पीछे एक बार अगर पास हो जाता है तो सबका अपना कर्तव्य है सभी डूटा एग्जीक्यूटिव्स का कि उसके साथ पूरी तरीके से खड़े रहें और शिक्षकों को मोबिलाइज करें। तो डूटा पर किसी भी तरीके का इस तरीके का आरोप लगाना जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। डूटा ने आज तक जितने भी टीचर्स को अचीवमेंट मिली हैं वो डूटा के थ्रू ही मिली हैं। और आज GBM के अंदर जो वन टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन का जो हमारा रिजोल्यूशन था, आज आप इलेक्शन में देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं डूटा को एक करके जो है चलूंगा। डूटा हमेशा एक रही है और हमेशा लड़ी है। देखिए, आप जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप एक करेंगे डूटा को, अरे आपने तो डूटा GBM का रिजोल्यूशन वन टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन को नहीं माना और आप रेगुलराइजेशन का मॉडल ला रहे हैं। आप देखिए, आपका जो रेगुलराइजेशन का NDTF का जो मॉडल है उसके अंदर उन्होंने कोई मॉडलिटी नहीं बताई।
अगर आज की डेट में उनके रेगुलराइजेशन के मॉडल को अडॉप्ट किया जाए तो आप देखिए ओवरलैपिंग पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं है। फिर उसके बाद एनईपी में जिस तरीके के प्रोविजंस आ रहे हैं, ऑनलाइन प्रोविजंस हैं, ब्लेंडेड मॉडल लर्निंग है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, स्वयं एंड मूक है, तो आप सोचिए हमारे वर्कलोड पे कितना फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से जो है, अगर ये एनईपी के ये प्रोविजंस हमारे इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि एनईपी तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है अडॉप्ट कर चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारे टीचर्स का किसी भी तरीके से हमें मंजूर नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट राजीव रे की लीडरशिप में हमने इंश्योर किया कि मैक्सिमम जो है हमारे जो है टीचर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट ना हो, और उसको हमने जो है नहीं होने दिया। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम अपने वन टाइम रेगुलेशन फॉर एग्जॉर्प्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट के लिए हम जो है बिल्कुल लड़ेंगे, और हम किसी भी साथी का जो है सुनिश्चित करेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, और जो साथी करेक्ट रोस्टर के हिसाब से, डीओपीटी के रोस्टर के हिसाब से जो भी प्रोविजंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके अनुसार जो है हमारे जो शिक्षक हैं वो एब्जॉर्ब हो। एनईपी का जो है उससे शिक्षकों को कितना खतरा है? देखिए, ये जब्र भी देखा है नज़रों के आईने से, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं लड़ेंगे, ये इतना बड़ा राक्षस है, इसके इतने रिग्रेसिव जो है इसमें प्रोविजंस हैं। मैं अगर रिग्रेसिव प्रोविजंस की बात करूं तो टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट है, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट्स है, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में क्या है, आपको पता है कि एनईपी के अंदर 3 तरीके की यूनिवर्सिटीज़ का कैटेगराइजेशन है। एक इस तरीके के विश्वविद्यालय होंगे जहां सिर्फ रिसर्च की पढ़ाई होगी, एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें क्या है कि रिसर्च के साथ साथ जो है टीचिंग भी होगा, तीसरी कैटेगरी है कि जिसमें आपके जो है जितने कॉलेज हैं उनमें जो है टीचिंग होगी। तो सारे कॉलेजेज ऑटोनॉमस कॉलेजेज होंगे, हर कॉलेजेज में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आपका जो है वो डिसाइड करेगा आपकी सर्विस कंडीशन क्या है, आपको कितनी पे मिलेगी, वेरिएबल पे स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि इसमें तो इलेक्टेड कंपोनेंट है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ नॉमिनेटेड कंपोनेंट होगा। तो किस तरीके की हमारी जो आवाज़ है, किस तरीके से हम जो अपने शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए जो हम अपने विचार रखते हैं, उन पे भी जो है वो ताला लगने का खतरा है। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है वही हमारा जो है फेट डिसाइड करेगा, जो कि एक अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज़ है। जो टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट की मैंने बात की है, उसमें क्या है 5 इयर्स प्रोबेशन। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो है वही बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ बना के नहीं बोल रहा हूँ। उसमें हर साल जो है टीचर है उसका जो है क्या होगा, फीडबैक लिया जाएगा, उसका फीडबैक होगा, स्टूडेंट से उसका फीडबैक होगा। अगर वो ठीक है तो फिर नेक्स्ट में जो है कंटिन्यू करेगा, फिर 5 साल के बाद जो है उसको जो है परमानेंट किया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और सबसे बड़ा जो खतरा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन है। कोविड टाइम में ऑनलाइन ने हमारी बहुत मदद की, ठीक है, लेकिन जो आप ये भी पता है कि जो फिजिकल टीचिंग है जो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा जो ये ऑनलाइन कंपोनेंट्स को डाला जा रहा है, इससे हमारा वर्कलोड सफ़र करेगा, और भी वर्कलोड सफ़र करेगा। जैसे कॉमर्स का कोर्स है, वहाँ पे देखिए ना आप वर्कलोड कितना रिड्यूस हो रहा है। आप ये देखिए जो FIUP का स्ट्रक्चर है, FIUP के स्ट्रक्चर में जी जो है फाइनल ईयर में कर दिया, तो अगर FIUP इम्प्लीमेंट होता है तो क्या वहाँ फर्स्ट ईयर में वर्कलोड नहीं होगा? डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा। फिर FIUP के अंदर आप देखिए मल्टीपल एग्जिट है, उसमें जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन, जो ये निजीकरण की जो नीति सरकार जो है एजुकेशन के अंदर ला रही है, ये जो है हमारे जो सोशल जो हमारा वो है, जो किसानों के बेटे हैं, दलितों के बेटे हैं, ट्राइब्स हैं, गरीब वुमेन्स हैं, उनका क्या होगा? आज हम पहले देखिए DU की फीस, JNU की फीस, पब्लिक फंडेड एजुकेशन की फीस कितनी है?
बहुत ही नॉमिनल फीस थी और गाँव से किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे आकर पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज आप देखिए, DTU हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, वहाँ पे फीस क्या है, लाखों में फीस है। तो ये किसान का बच्चा कैसे दे पाएगा, एक जो है गरीब का बच्चा कैसे दे पाएगा, एक दलित का बच्चा कैसे दे पाएगा। तो इस तरीके की जो नीतियाँ लाई जा रही है, इन नीतियों की वजह से जो है हम एक आइसोलेशन क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से सोसाइटी में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू सरकार 2 धड़ों में जो है जनता को बांट रही है, उसी तरीके से एजुकेशन को भी 2 धड़ों में बांटने की कोशिश चल रही है और हम एक डिप्राइव कर रहे हैं एक बड़े सेक्शन को एजुकेशन से। तो मैं ये कहता हूं कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन, DTF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कमिटेड है पब्लिक फंडेड एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस इसका जो है प्राइम कंसर्न है। और कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को के दिए हुए जो एडवांटेजेज हैं, उनके लिए जो है डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट जो है लड़ता है।